थोड़ा सर ने लेट छोड़ा है ना, तुम पानी वानी पी लो, अभी स्टार्ट करेंगे 5 मिनट में। यस सर। चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, है ना, तुम लोगों को अपना ब्रेक पूरा करना ही है। यस यस सर। आदित्य बोस, तुमने डाउट भेजे थे मेरे को, है ना? यस सर। उसमें कुछ कुछ तो एसिम्प्टोट्स के थे। यस सर, एक दो थे। तो बस मैंने वो एसिम्प्टोट्स देख के आगे ना देखा नहीं, उनके भी एसिम्प्टोट्स पढ़ाया नहीं, एक बार पढ़ लो फिर उसके बाद पूछना फिर, है ना? और बाकी के भेज देंगे आपको। ओके सर। और सभी लोग
आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे, है ना। कल लोहरी भी मनाई है तुम लोगों ने, आज मकर संक्रांति है। यस इधर सर। पतंग वतंग नहीं उड़ाते हरियाणा में? मैंने देखा नहीं है यार, अभी मौसम की वजह से नहीं उड़ा रहे। कैसे हो बताएगा इसका जवाब, कैसे हो? यस सर। इधर पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे आज? मूड नहीं है सर। उड़ रही है? मूड नहीं है। मूड नहीं है, अच्छा मूड नहीं है। और सो रहे तुम? अपने से तो सर वीडियो गेम खेलवा लो, है ना, पतंग वाला। आती नहीं सर। आती नहीं है? यस। सच्ची नहीं आती तेरे को? ना सर, बचपन में उड़ाई थी, हाथ कट गया, वो उंगली कट गई। अरे यार सो रहे यार, छोटी छोटी चीजों से कहाँ डरा करते हैं। उसमें तो टेप वेप लगा के उंगली में तो फिर उड़ जाती है वो। खैर सर पे चलो। उड़ाता भी नहीं हम, हाँ सेक्टर देने ये वाले यहाँ को पर उड़ाता पता भी नहीं नहीं। क्यों नहीं उड़ाते, यहाँ किसी और दिन उड़ाते हैं ना शायद, आज नहीं उड़ाते। सब स्टेट की अलग अलग है। करते हैं अपन स्टार्ट, है ना, तब तक बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में ही है इसमें, बाकी तो फिर तुम लोगों को ही करना है खुद से। तो आज हो जाएगा अपना, है ना, खत्म। अभी केमिस्ट्री का बचा हुआ है ना थोड़ा बहुत सिलेबस, या हो गया उनका? सिलेबस तो बहुत पड़ा है। बच रहा है सर, बहुत पड़ा है सर, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। अब देखते जाओ तुम्हारा सिलेबस कैसे कैसे होता है। अब थोड़ी क्लासेस ज्यादा लगेगी, लगा करेगी तुम्हारी उनकी। सर यस सर 5 कर दो, क्लास कह रहे थे। वैसे भी ऑनलाइन ही है। हाँ बस आके बैठना ही तो है बेड पे, और क्या करना है आपको, ना। यस सर। पुष्कर, ओ यस पुष्कर, सर। क्या गुड करके लाया हो आफ्टरनून आज? पेश किया जाए। सर। जीटीएस 9 एंड 10 दिखानी है। हाँ और क्या करना है? तो करा है फोटो ना खींच तेरे के भेजनी पक्का? है। हाँ हाँ, फोटो खींच के भेजनी है। हाँ फोटो खींच के भेज दे, देखे एक एक टेस्ट करते हैं, ठीक है, देखे ठीक कर रहा, भी नहीं भेजता कर हूँ। रहा तो। ठीक, भेज रहा हूँ सर। सर आदित्य अभी गर्ग। उससे हाँ कंप्यूटर यस से हो सर। सर, अभी क्लास तक भेज दूं क्या, क्लास के बाद? हाँ चलो अभी भेज देना, कंप्यूटर से लेकिन हूँ। यस सर। ओ अबे नहीं आया आदित्य। पता नहीं सर। पतंग लूटने तो नहीं चला गया वो? हो सकता है। हो सकता है ना, तेरे को भी यकीन है ना थोड़ा थोड़ा? ठीक है चलो, यस लगभग सर। लगभग आ गया। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, लिखो टॉपिक का नाम, एसिम्पटोट्स। तुम्हारी संडे के दिन हो सकता है केमिस्ट्री की क्लास ही हो, मेरी ना होकर क्लास सर की हो, तो थोड़ी सी ओके। हो जाएगा, और आ जाएगा मैसेज जैसे भी होगा। एसिम्पटोट्स, ये मोस्टली क्या है ना, अपने जेई मेन के सिलेबस में तो नहीं है, केवल जेई एडवांस के सिलेबस में। ठीक है, जब तुम इंजीनियरिंग करोगे ना, इंजीनियरिंग, तो वहां पर पहला चैप्टर यही आएगा, एसिम्पटोट्स, मैथमेटिक्स के अंदर। तो वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ लेना फिर तुम लोग, है ना। यहाँ पर एसिम्पटोट्स का क्या मीनिंग होता है, तो सबसे पहले लिखें, लिख लेते हैं, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं फिर समझा देंगे। एसिम्पटोट्स ऑफ एनी हाइपरबोला और अ कर्व। एसिम्पटोट सभी की होती है, अभी अपन हाइपरबोला की पढ़ रहे हैं, और अ कर्व
is a straight line which touch it 2 points at infinity। ये एसिम्पटोट्स होती है। क्या लिखा सर, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व को इंफिनिटी पे टच करती हो, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक हाइपरबोला है, ये वाला। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, अब एक टेंजेंट तो क्या होती है, जिसको टच करके जाए वो टेंजेंट हो जाती है। एसिम्पटोट्स क्या होती है बच्चों? जो इसको इन्फिनिटी पे टच करे, यहां नहीं, इन्फिनिटी पे टच करे। जब ये भी धीरे 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 ऊपर जा रहा होगा, ये भी धीरे 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 कहाँ जा रहा होगा? ऐसे इन्फिनिटी पे जा रहा होगा, बढ़ता हुआ जा रहा होगा। ये भी इसके सारे सहारे जाकर इन्फिनिटी पे टच कर रही है। इसी तरह से एक और लाइन जो इधर इन्फिनिटी पे जाके टच कर रही है। इस तरह के लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिम्पटोट्स बोलते हैं। जो यहाँ टच नहीं कर रही होगी, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है यहाँ पे नहीं टच कर रही हो, इन्फिनिटी पे जाके टच कर रही हो। ठीक है, तो इन स्ट्रेट लाइन को, ये ना स्ट्रेट लाइन ही है, ये दिखने में थोड़ी अजीब सी दिखती है लेकिन है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इन स्ट्रेट लाइंस को क्या बोलते हैं बच्चों? एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ऐसी लाइन जो इसको इन्फिनिटी पे जाके टच करे। ठीक है ना, इन्फिनिटी पे टच करते नहीं, वैसे ही वहां जाकर मिलती हो, उसको एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो इसकी इस हाइपरबोला की जो एसिम्पटोट्स होगी, दो होगी। ठीक है ना, एसिम्पटोट्स, तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू x। ये एसिम्पटोट्स। ठीक है ना, इसका प्रूव भी है, बड़ा आसान सा है, प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे करना है? कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन लेट करो। ठीक है, और इसको इसमें पुट कर दो, y की जगह यहाँ पुट कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, और टच करता है, टच करने का मतलब है d इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर वहां पर थोड़ा सा नीचे जाके कुछ चीजें सोचनी होती है, क्योंकि एकदम टच कर देंगे जब तो टेंजेंट निकल जाएगी। ठीक है ना, कुछ अलग करना है, वो भी लास्ट में बता देंगे, है ना, प्रूव वाला कि कैसे आया। अभी शुरू शुरू में तुम्हारा इन सब चीजों से कुछ कहना ये है दोनों आदित्य सर सर? सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहे हाँ, ये हैं। दोनों हमेशा सेंटर पे, अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे। ये दोनों एसिम्पटोट्स हैं जो हाइपरबोला के सेंटर से पास होगी हमेशा। अब सेंटर यहाँ 0 0 था, इसलिए यहाँ 0 0 से पास हो रही है। सेंटर कुछ और होगा तो किसी और से पास हो जाएगी। इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि इस b को इधर डिवाइड कर दो, तो x अपॉन ए प्लस माइनस y अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो गई, और दूसरी हो गई x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ये दूसरी एसिम्पटोट्स हो गई। ठीक है ना, ये दो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन एक्स। एक प्लस बी अपॉन ए एक्स वाली है, और एक माइनस बी अपॉन ए एक्स वाली है। ठीक है, आओ धीरे धीरे करके चलते हैं यस। धीरे। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो। पहला पहला पॉइंट लिखो,
इसमें पहला पॉइंट लिखना है अ पैराबोला, एक पैरा हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दो हाइपरबोला होते हैं, एक सिंपल हाइपरबोला, एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दोनों की एसिम्पटोट्स सेम होती है। हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव सेम एसिम्पटोट्स। ऐसे करके 4-5 पॉइंट लिखेंगे अभी अपन, हैव सेम एसिम्पटोट्स। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वहां पर समझ में आ जाएगी। ये जनरल चीजें लिख रहे हैं अभी हम लोग, जो अक्सर तो काम तो नहीं आती फिर भी लिखते हैं ना, आ भी जाए। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है? एक सिंपल हाइपरबोला जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन दोनों के जो एसिम्पटोट्स है बच्चे, वो दोनों सेम होगी। जो इसके एसिम्पटोट्स है वही एसिम्पटोट्स दूसरे वाले हाइपरबोला की भी होंगे। दोनों की कॉमन एसिम्पटोट्स होगी। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, एंगल बिटवीन टू एसिम्पटोट्स। इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा? तो एसिम्पटोट से y इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स, एक तो ये हो गई, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक्स। एसिम्पटोट्स होती क्या है? एसिम्पटोट्स एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर हमें एंगल निकालना हो, तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा? इसका स्लोप कितना होगा? b अपॉन ए। इसका स्लोप कितना होगा? माइनस b अपॉन। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो टेन थीटा आ रहा होगा हमारे पास, है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, धीरे धीरे करवा लेते हैं। b अपॉन ए माइनस माइनस प्लस b अपॉन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2b अपॉन ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ से इसको सोल्व करके टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा से थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया टेन इनवर्स 2b बाई ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या चमत्कार हो गया? हो जाता है ऐसा थोड़ा बहुत। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा कितने डिग्री आएगा बेटा? 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसको ना ऐसे लिख देते हैं अपन, 12th क्लास में से लिखेंगे टेन इनवर्स 1। इस टेन इनवर्स 1 कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 1 कितने डिग्री पर आता है? 1 कितने डिग्री पर आता है? 45 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये अभी समझ में नहीं आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन जब तुम 12th क्लास में जाओगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला होगा 2 टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला लिख लो। दो एसिम्पटोट्स के बीच में ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें इतना दूर आने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो। ठीक है, हमें तो क्या करना है, जब दो एसिम्पटोट्स होगी तो दोनों का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकाल के इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अपने को इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, वहां इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। ये ठीक है, अभी मैं बता भी दूंगा, आ भी जाएगा तुम्हें समझ में, लेकिन मैं उस रास्ते नहीं जाना चाह रहा, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि जो चीज समझाया जा रहा है वो समझना है ना। बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो तुम लोग। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, है ना। जो वही पॉइंट जो अभी हमारे गर्ग साहब ने बोला था कि एसिम्पटोट्स ऑलवेज passes through center of hyperbola। ठीक है, एसिम्पटोट्स कहां से पास करती है? हमेशा
पैराबोला हाइपरबोला के सेंटर से पास होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, बाइसेक्टर, इसको समझाऊंगा, पहले लिख लेते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल between the asymptotes। एसिम्प्टोट्स क्या होती है? ऐसी लाइनें जो किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती है। क्या है अपना पॉइंट कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये चीज समझ में नहीं आई सर। ये चीज क्या है बच्चे कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमारे पास दो एसिम्प्टोट्स है, प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। तो एक एसिम्प्टोट्स तो ये वाली हो गई, ठीक है, A1 एसिम्प्टोट्स, और दूसरे एसिम्प्टोट्स ये हो गई A2। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा था ना, ये वाला जो एंगल बन रहा था, ये एंगल हमने कितना बताया था अभी? tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए। उस एंगल को, इस एंगल को है ना, जो भी बन के आएगा, उस एंगल को बाइसेक्ट कौन करता है? ये वाई एक्सिस बाइसेक्ट करती है। मतलब ये थीटा होगा और ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, या फिर ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये बाइसेक्टर्स का काम करता है। कैसे करते हैं बाइसेक्टर्स? बड़ा आसान सा है, हमने पढ़ा भी है कि एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं दो लाइनों के। तो दो लाइनों की इक्वेशन ये है ही सही हमारे पास। एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला पता है ना अपने को, a1x प्लस b1y प्लस c1। अगर तुम स्ट्रेट लाइन में जाके देखोगे ना तो वहां मिलेगा तुम्हें √a² प्लस a1² प्लस b1², a2x प्लस b2y प्लस c2 √a2² प्लस b2² और प्लस माइनस। ये एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला था। जिससे तुम दो एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो एक एक्स एक्सिस आ रहा होगा, एक वाई एक्सिस आ रहा होगा, एक y इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा और एक x इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा। तो एंगल बाइसेक्टर कौन होते हैं? एसिम्प्टोट के कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, कोई सा भी हाइपरबोला हो, है ना, Yes, sir. कोई सा भी पॉइंट हो, एक तो हमेशा एसिम्प्टोट सेंटर से पास होगी। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ सेंटर 0 0 है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है एसिम्प्टोट्स की। फिर हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज होती जाएगी। वो ये बोल देंगे कि एसिम्प्टोट्स ही कौन है? एसिम्प्टोट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये अब बताओ एंगल बाइसेक्टर कौन होगा? तो उस केस में कोई दूसरा होगा। लेकिन जब तक कोऑर्डिनेट एक्सिस एंगल बाइसेक्टर नहीं है, जब तक एंगल बाइसेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंगल बाइसेक्टर होंगे हमेशा किसके? एसिम्प्टोट्स के एंगल बाइसेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब फिफ्थ पॉइंट आता है अपना मुद्दे वाला, जहां से अपने सारे क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। ठीक है, अभी तक दो ही पॉइंट काम के थे। पहला पॉइंट कि सेंटर से पास होता है, दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस बाइसेक्टर होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है बच्चों हमारे पास है कि x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू जो 1 है। ठीक है, और हमारे पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b, इस तरह की दो चीजें क्या आ रही थी? एसिम्प्टोट्स आ रही। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में तुम मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b, x अपॉन a माइनस y अपॉन। इसको ज्यादा एसिम्प्टोट्स के नाम से मत सोचो। एसिम्प्टोट्स का मतलब सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ही लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 0।
तो हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं बच्चे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर दो स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं सिंपल, जैसे x प्लस 2y माइनस 3 एक स्ट्रेट लाइन हो गई, दूसरी x प्लस वाई माइनस 4। अगर दो स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये सब नोट करते जाना है। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारे पास पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स बोल दो या स्ट्रेट लाइन बोल दो ना, एक ही बात है। ये है हमारे पास हाइपरबोला। हाइपरबोला अभी दिखने में ऐसा है, हाइपरबोला कैसा भी हो सकता है, ये तो केवल स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई है तुम्हारे लिए। हाइपरबोला तो मेन तो वो होता है, कौन सा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, ये होता है मेन हाइपरबोला। तो लेकिन इसमें हम कुछ ना कुछ चीजें चेंज कर लेते हैं क्योंकि अभी छोटी क्लासेज में है, इसलिए स्टैंडर्ड बना के हमारे सामने पेश कर दिया उन्होंने। ठीक है, अपने आएगा भी नहीं, लाइफ में कहीं पर भी नहीं आने वाला अगर तुमने बीएससी एमएससी नहीं करी है। ठीक है ना, यही आकर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी में से क्वेश्चन निकाल लेते हैं वो लोग, इसलिए अपने को थोड़ा सा अवेयर रहना है। तो सर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि एक हाइपरबोला ये है, एक पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स ये है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सिंपल यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है। देखो आगे का तो सेम है। तो यहां से क्या निकल कर आता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम, ध्यान दो, अगर हम हाइपरबोला को मैं h बोल रहा हूं, अगर उसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दें, पहले हाइपरबोला लिख लेते हैं। हाइपरबोला में, ठीक है, कोई कांस्टेंट ऐड कर दें, जैसे इसमें क्या ऐड कर दें? माइनस का 1 ऐड कर दें, तो -1 से 1 हट के एसिम्पटोट्स आ जाएगा। तो हाइपरबोला में अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो उससे पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आ जाते हैं। -1 ही लिखना है यहाँ पर, -1 तो स्टैंडर्ड वाले के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हाइपरबोला में -1 कर दिया जाता है तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आ जाती है स्टैंडर्ड में। लेकिन अगर नॉर्मल हाइपरबोला हुआ तो हाइपरबोला में अगर कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो उससे क्या आ जाता है? पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं, बस यही तुम्हारे क्वेश्चन की पूछे जाएंगे जो भी पूछने वाले हैं। या इसका उल्टा भी हो जाता है कि अगर हम एसिम्पटोट्स में कोई कांस्टेंट ऐड कर दें, मान लो मैंने 1 ऐड कर दिया, तो वापिस से क्या बन जाएगा? हाइपरबोला बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखो वापिस से कि पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, माइनस मत कर देना दोनों को, तो हाइपरबोला बन जाता है। ऐड करो माइनस करो कुछ भी करो, लेकिन कांस्टेंट करना होगा, ठीक है ना, उसे हाइपरबोला बनता है। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट काम की चीज है, अभी और काम में लेंगे धीरे धीरे करके। पुष्कर समझ आ रहा है तेरे को? पुष्कर सर बोलो भाई। सूर्य कुमार सर एक बार ये आखिरी लाइन रिपीट करना। आखिरी लाइन में क्या था बच्चे? हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक हाइपरबोला था, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स थे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि अगर मैं हाइपरबोला में -1 कर देता हूं तो कैंसिल होकर क्या किसकी इक्वेशन बन जाएगी बेटा? ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की, स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन अगर नॉर्मल हाइपरबोला हुआ तो ये कंसेप्ट होता है कि अगर हाइपरबोला में कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो उससे किसकी इक्वेशन आती है? पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की। या फिर ऐसे बोलें कि पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में से इस वाली इक्वेशन में अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर देता हूं तो उससे किसकी इक्वेशन आ जाती है?
हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन लेंगे तब आ जाएगा। बस ये 4 बातें ही आज अपन पढ़ने वाले हैं, आगे धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, अभी और समझ में आएगा। बस इसी को तुम ध्यान दो कि हाइपरबोला में कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, मान लो लैम्डा ऐड कर दिया, हाइपरबोला की इक्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो उससे किसकी इक्वेशन आती है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। ये कहानी, ठीक है। या फिर पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में कोई कांस्टेंट ऐड कर दो, के ऐड कर दो, तो उससे किसकी इक्वेशन आ जाएगी, हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद यहां पर आ जाएंगे, हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाइपरबोला है, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया ना, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाता है, ये सिंपल हाइपरबोला है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। और हमारे पास है पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है। अब तुम ये देखो भाई, हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला को ऐड करो, क्या आता है, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करो तो ये 1 से तो 1 कैंसिल हो गया ना, ऐड करेंगे तो 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं तो ऐड होते ही 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहां से बच्चों क्या करो, 2 कॉमन लो, तो हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई एसिम्पटोट्स, ट्वाइस ऑफ एसिम्पटोट्स। ये एक और फॉर्मूला बनता है कि अगर हमें हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, एसिम्पटोट्स की इक्वेशन गिवन है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन निकालो। तो हम क्या करेंगे, एसिम्पटोट्स की, यहाँ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, पीए पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, उसके इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हाइपरबोला की इक्वेशन को इसमें करेंगे तो वहां से कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। अब अभी तक हमारे पास केवल 3 कंसेप्ट है, जिसको तुम्हें दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है, इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आती है। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में अगर कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अगर हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला को ऐड करते हैं इक्वेशन को तो ट्वाइस ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आ जाती है। ठीक है बच्चे, ये चीज लिखो। अब इसके बाद में तुम्हें पुरानी बातें याद करवाता हूँ कि हमने जब स्टार्ट करा था कोनिक सेक्शन तो एक इक्वेशन लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दो चीजों की होगी, ये इक्वेशन या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होगी या फिर ये इक्वेशन होगी कोनिक की। ठीक है, अभी डिपेंड कब करता है कि कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, कब कोनिक होगी। तो मैंने तुम्हें एक डेल्टा लिखवाया था, वहां पर डिटरमिनेंट क्या था, a 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट था, यहाँ तो हो जाएगा a b B c, C यहाँ आएगा h H G g, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा h g, और यहाँ पर बचा हुआ है अब f, तो यहाँ पर f आ जाएगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा या कोनिक होगा। ठीक है ना, डिटरमिनेंट सोल्व करना सिखाया था मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा,
तो अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है बच्चे, तब तो ये होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है तब ये होगा कोनिक की इक्वेशन। ठीक है, तो मैं पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का मतलब होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दो एसिम्प्टोट्स का मल्टीप्लीकेशन है तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हुआ, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में ये जरूर काम आएगा, ये रिलेशन डेल्टा इक्वल टू 0 या डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कि इस चीज को याद रखो अभी तक, और इस चीज को याद रखो, बस ये दो ही चीजें काम आने वाली। तो आते हैं और क्वेश्चन अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे धीरे धीरे करके, आता भी तुम लोगों को, थोड़ी सी और जान लगाना। लिखो एग्जाम्पल, फाइंड द asymptotes of the hyperbola asymptotes फाइंड करनी है ऑफ द हाइपरबोला xy माइनस 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, xy माइनस 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ऐसा हाइपरबोला तो देखा ही नहीं है अपन ने, है ना, अपने तो अभी तक ठीक ठीक आए थे, अब इसने तो कुछ गड़बड़ कर दिया कार्यक्रम। एक्स वाई से डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर देंगे? एक्स वाई नहीं, एक्स वाई से डिवाइड नहीं करेंगे। बताओ बताओ, उससे क्या होगा एक्स वाई डिवाइड करने से? मान लो इसका एक बार इधर रफ कॉपी में कर लेते हैं जो बच्चा कह रहा है, 3y प्लस 2x एक्स वाई से डिवाइड करो, ये चल बसा 1 इधर आ जाएगा, y से y कट कर 3 अपॉन एक्स 2 अपॉन वाई, ये आया बच्चे। ये क्या चीज आई? ऐसा कुछ नहीं करना है ना, इधर वापस देखते हैं। देखो हमें एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, एसिम्प्टोट्स का मतलब है सिंपल स्ट्रेट लाइन, और हमें किसकी इक्वेशन गिवन है? हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला और एसिम्प्टोट्स में क्या रिलेशन होता है, कौन बताएगा? हाइपरबोला प्लस कांस्टेंट हाइपरबोला प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है ना, कांस्टेंट की जगह तुम के लिख दो, लैम्डा लिख दो, जो भी तुम्हें ठीक लगे वो लिख। तो हाइपरबोला की इक्वेशन तो आ गई एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस कांस्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन आई है पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की। ये आंसर है अपना। हालांकि उन्होंने पेयर नहीं पूछा, उन्होंने तो अलग अलग एसिम्प्टोट्स पूछा है, तो पहले पेयर तो निकालें फिर अलग अलग भी निकालेंगे। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये लैम्डा आ जाए तो सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में हो जाएगी। बस लैम्डा कैसे निकालें? तो ये किसकी इक्वेशन हो गई? पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, है ना। इसको तुम मन में ये भी बोल सकते थे कि सर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स बोलो या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलो, एक ही बात है सर हमारे लिए। तो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट 0। हाँ ठीक है भाई तरुण कुमार, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो इसका डेल्टा या फिर डिस्क्रिमिनेंट या फिर डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, अगर है तो, जो कि कह रहा है कि कंसेप्ट से तो होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम उसके अंदर क्या क्या आता था? डिटरमिनेंट के अंदर ABC HG ये आता था, तो कम से कम इनकी वैल्यू तो निकालें फिर तो डिटरमिनेंट को 0 करेंगे। तो ये क्या होता था? ax², फिर से लिख लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार याद करना है, 2hx² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से तुम मेरे को धीरे धीरे करके बताओ प्यारे प्यारे बच्चों कि a इज इक्वल टू कितना आया, कंपेयर करो इससे। क्या इसमें x² का कोफिशिएंट है? -3 नहीं 0 0 0, x² का 0 कोफिशिएंट तो है ही नहीं हाँ। ऊपर, तो ये 0। h कितना आएगा? तो xy का कोफिशिएंट जो होगा 1/2 2h है,
और इधर एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इज इक्वल टू 2h, मतलब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है सर। b कितना आएगा 0, 0। जीरो। क्योंकि वाई स्क्वायर फिर नहीं है आज। अब आते हैं x के कोएफिशिएंट पे, x का कोएफिशिएंट है प्लस का 2g, इधर है माइनस का 2, तो -1। 2g इज इक्वल टू -2, g इज इक्वल टू -1 आ गया ना। बच्चे इंटेलिजेंट हो गए भाई। अब f का बताओ, 2f इज इक्वल टू -3, तो f इज इक्वल टू -3/2। अब c कौन बताएगा, कांस्टेंट लेमडा। कोई नहीं, बुरा लैम्डा। है लेकिन है तो सही। अब ये सारी वैल्यू वहां पुट करके डिटरमिनेंट को 0 करना है। आ जाओ करते हैं भाई धीरे धीरे करके, बहुत आसान सी है, बस तुम करो तो सही। a की जगह 0 पुट कर दिया, h की जगह 1/2, g की जगह -1, 1/2 -1, b की जगह 0, f की जगह -3/2, -3/2, और c की जगह लैम्डा। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं ना, इसको सोल्व करना आता है, पहले 0 लिखेंगे, फिर इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के ये जो बचा है ना वो लिख लेंगे, 0 -3/2 -3/2 इंटू लैम्डा, फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे बनाते थे। ये प्लस है, ये किसका आ जाएगा माइनस का हाफ। अब इस वाले को छोड़ देंगे और इस वाले को छोड़ देंगे, जो बचा वो लिख लेंगे 1/2 -3/2 -1 लैम्डा। अब ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा। इसमें इस रो को और इस रो को छोड़ देंगे, तो हाफ 0 -1 -3/2 इक्वल टू में 0 चल ही रहा है। अब इसको सोल्व करते जाओ। 6। अभी धीरे धीरे आने दे यार, हमारा इतना जल्दी नहीं आ रहा। तू कर, ऊपर कर, वैल्यू पुट कर उसमें। देखो इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि तो बाहर मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस का 1/2, ये हो जाएगा λ/2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/4 माइनस का 0 इज इक्वल टू 0। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस λ/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, माइनस λ/4 माइनस 6/4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 आ जाए। कर लो धीरे धीरे। अब लैम्डा हमारे पास आ चुका है 6। ठीक है, तो वापस इक्वेशन में पुट करते हैं, एक्स वाई -3y -2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अभी पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स से वहां अलग अलग पूछी जाएगी तुमसे कि दो अलग अलग इक्वेशन बताओ। बड़ा आसान सा है, इसके फैक्टर कर लो। जो भी स्ट्रेट Yes, लाइन sir. होती है उसके मोस्टली फैक्टर हो जाते हैं, सबके नहीं होते, मोस्टली के हो जाते हैं। औरों का भी ट्रिक पता होनी चाहिए, वो करेंगे धीरे धीरे करके। पहले जिसके हो रहे हैं इसको तो निपटाओ। इसमें से y कॉमन लिया तो x -3 बचा, इसमें से -2 कॉमन लिया, x -3 बचा, तो x -3 y -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन आ गई और y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन। ये लाइन से ये हुई एसिम्प्टोट्स। जैसे ये y एक्सिस ये x एक्सिस हुई, तो एक x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन हो गई और एक y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन हो गई। यस सर। ठीक है, तो ऐसे अपने पास एसिम्प्टोट्स निकालना। अब इस प्रोसेस को तुम जितना जल्दी करोगे उतना ही तुम्हारे कदमों में आंसर रहेगा। कि सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन दो, अब हम थोड़ा है ना करते हैं, देखो माहौल सेट करते हैं। करो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
whose asymptotes are x plus 2y plus 3 is equal to 0, 3x plus 4y plus 5 is equal to 0। देखो ये दो एसिम्पटोट्स गिवन है, हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? हाइपरबोला की, ठीक है। एंड which passes through the point, which passes through the point 1, -1। इसी इक्वेशन में लिख लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ conjugate hyperbola। तो हमारे पास क्या कहानी, वापिस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी, तो हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स प्लस कांस्टेंट के लिख लो इज इक्वल टू हाइपरबोला, ये हो जाता है। जो गिवन है इधर लिख दो, उसके साथ कांस्टेंट ऐड कर, लैम्डा भी ऐड कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक और स्ट्रेट लाइन होती है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, उसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। 3x plus 4y plus 5, ये होगी पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्लस का k इज इक्वल टू हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई है, इज इक्वल टू 0, है ना। ये हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5x 6xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 10y 9x प्लस 12y प्लस 15 प्लस k इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6xy 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y, है ना। तुम खुद से करो भाई, कुछ गलती हो जाती है तो क्षमा करें और करते जाओ। ये आ गई हमारे पास चलती फिरती हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है ना। देखो वो स्टैंडर्ड गया पता नहीं कहाँ, कुछ और ही चल रहा है आज। अब ये जो हाइपरबोला है किस पॉइंट से पास होता है? 1 -1 से। इसमें पुट कर दो 3 माइनस का 10 प्लस का 8 प्लस का 14 माइनस का 22 प्लस का 15 प्लस का k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 1 माइनस का 8 प्लस का 15 प्लस का k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -8 आता हुआ दिख रहा है सोल्व करने पर। तो -8 यहाँ पुट कर दो वापस से, तो 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y -8 यहाँ पुट करा तो आ जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास हाइपरबोला, ठीक है बच्चों, आ रहा है मजा। अब उसने पूछा है कि सर बस जाते जाते कॉन्जुगेट भी निकाल दो, तो कॉन्जुगेट भी निकाल देते हैं। कॉन्जुगेट तो हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन प्लस हाइपरबोला की इक्वेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। तो कॉन्जुगेट की इक्वेशन क्या हो जाएगी हाइपरबोला की? ट्वाइस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट एसिम्पटोट्स की इक्वेशन माइनस हाइपरबोला की इक्वेशन। लग जाओ काम पे। यहां से यहां तक तो किसकी थी हमारे पास? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। कर लोगे ना, अब इसको इसके अंदर डालो
माइनस हाइपरबोला की इक्वेशन Yes. लिख दो 3x² प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y प्लस का 7। इसके बीच में ये आएगा 10 प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y प्लस 15। तुम सोल्व कर दो तो ये इक्वेशन बनेगी ना 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x Yes, sir. 22y 30 में से 7 जाएगा तो 23। Yes, sir. ये आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये था अपना आज का एसिम्पटोट्स। अब हमारा स्टार्ट होने वाला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिखो टॉपिक का नाम रेक्टेंगुलर, ज्यादा बड़ा नहीं, इसी का एक पार्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिखो डेफिनेशन लिखनी है इसकी। बहुत आसान सा है ना, इधर साइड में ले जाके समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये हाइपरबोला है। अगर इसमें a इज इक्वल टू बी हो जाता है तो इस चीज को हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है ना। तो आओ डेफिनेशन लिखो। अ हाइपरबोला whose asymptotes include a right angle is said to be rectangular hyperbola। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ अभी सिखाते हैं। एक और डेफिनेशन लिख लो। इफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, शॉर्टकट में लिख दिया ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ एनी हाइपरबोला be equal if the length of transverse section conjugate axis of any hyperbola are equal it is known as rectangular hyperbola और equilateral hyperbola। इक्विलेटरल हाइपरबोला। डन है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला। ये कहानी तो मैंने यहाँ समझा दी थी तुम्हें। टीए और सीए की लेंथ इक्वल आ जाती है तो उसको हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोल देते हैं ना। तो यहाँ पर ये स्टार्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा यहाँ छाप लो ये वाला इसके नीचे। इफ a इज इक्वल टू बी
इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर ये तो चीज समझा दिया आपने, लेकिन ये ऊपर क्या लिखवा दिया कि एसिम्प्टोट्स इंक्लूड राइट एंगल इज सेड टू बी हाइपरबोला। ये बात समझ में नहीं आई, तो इस बात को भी समझते हैं, है ना। इस बात को कैसे समझा जाए, आओ मित्रों करते हैं। एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स क्या होती है हाइपरबोला की? y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ तो हमारा a इज इक्वल टू बी, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन a, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से जो स्लोप आ रहा है m1 इज इक्वल टू 1 और m2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। अगर दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है, मतलब उन दोनों की टेंजेंट क्या होती है, मतलब दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। लिख लो ये, asymptotes of rectangular hyperbola are perpendicular to each other. Asymptotes of hyperbola are perpendicular to each other. एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते, रेक्टेंगुलर पर। रेक्टेंगुलर, बहुत बढ़िया भाई, है ना। रेक्टेंगुलर भी आएगा या फिर इक्विलेटरल आएगा, है ना। लिख लीजिए बच्चों। अब इसके बाद इसकी असेंट्रिसिटी भी तो बात कर लेते हैं ना। असेंट्रिसिटी क्या होगी? असेंट्रिसिटी नॉर्मल ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू अगर बी रहा हो तो असेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? √2 ऑफ, √2। हाँ √2 हो जाएगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है? √2 होती है। y इज इक्वल टू क्या था? प्लस माइनस एक्स था, तो एक m1 इज इक्वल टू 1 आ रहा था, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, तो थीटा कितने डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री पर आ जाएगा। एक m2 कितना आ रहा था? -1, मतलब टेन थीटा 2 -1 आ रहा है, तो थीटा 2 की एंगल आ जाएगा 135 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, एक एसिम्प्टोट्स तो ये जा रही होगी जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, दूसरी एसिम्प्टोट्स ये जा रही होगी जो 135 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं इसकी। देखो इसमें क्या सर काम, बताओ सूर्य कुमार। सर एक बार ऊपर वाला डिस्प्ले ऊपर वाला एक बार दिखाना, मैं लिख रहा हूँ सर। देखो बच्चे लिखो, घर की बात है। थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने स्पीड ऐसा, और ऊपर करूं बच्चे? थोड़ा सा और कर दो सर। हाँ ऐसे। ये लो, पता नहीं कहाँ गए। इसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये थोड़ा बड़ा सा है। when center of any hyperbola when center of any
rectangular hyperbola. When center of any rectangular hyperbola be at origin and asymptotes when center of any rectangular hyperbola, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेंटर क्या है, ओरिजिन है, एंड asymptotes and its asymptotes are coincide with, मार्कर चल नहीं रहा, अभी चलेगा, and its asymptotes are coincide with coordinate axis. And its asymptotes are coincide with coordinate axis. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है बच्चे ये कि देखो, एक हमारे पास ये वाला हाइपरबोला था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें जितना a है उतना ही b है, a इज इक्वल टू b, है ना, बनेगा तो ऐसे ही। अब उसकी एसिम्पटोट्स ये वाली बन गई थी हमारे पास, जिसमें एक एंगल 45 था, एक 135। ठीक है, अब इस एसिम्पटोट्स को a1 को इस तरह से रोटेट करना है कि जो a1 है ये तो y हो जाए और जो a2 है वो x एक्सिस हो जाए, ऐसे ना रोटेट करना है इसको। ठीक है ना, एसिम्पटोट्स कोइंसाइड हो जाए, कोइंसाइड का मतलब है मिल जाए, ये पूरा रोटेट हो जाए। तो कुछ सोचो कि यहां से अपन इसको रोटेट करेंगे तो ये यहां जाएगी, तो ये रोटेट होकर यहां आएगा, नीचे वाला a2 x एक्सिस पे आएगा। तो ये जो हाइपरबोला है ये भी तो रोटेट होगा इनके साथ साथ ही, इनके साथ साथ ये भी रोटेट होकर क्या होगा कि देखो, मैंने एक एसिम्पटोट्स बनाई a2 जो किसको मीट कर रही है, y एक्सिस को। y एक्सिस नहीं रोटेट हो रही, a1 जो है a1 वो y एक्सिस बन जाती है, और जो a2 है वो x एक्सिस बन जाती है। तब जो हमारे पास हाइपरबोला बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि बनना तो a1 a2 में ही है। तो क्या कह रहा है कि जो a1 a2 है वो क्या हो जाए, x एक्सिस और y एक्सिस हो जाए। ठीक है, अगर a1 a2 x एक्सिस और y एक्सिस मान लें हम लोग, तो जो हाइपरबोला बनेगा वो ये वाला बनेगा, इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना। तो इस वाले हाइपरबोला की जो इक्वेशन आएगी, इस वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो आने वाली थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इस वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये इक्वेशन आएगी x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, जब सेंटर क्या हो, 0 0। ठीक है ना, ये देखो अजीब सा ही हाइपरबोला आ गया है। तो जब भी अगर सिंपल x और y मल्टीप्लाई हो रखे हो और x स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं हो, उसका मतलब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है। इफ सेंटर अल्फा कोमा बीटा, है ना, अगर सेंटर अपने पास क्या हो, अल्फा बीटा हो, तो देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा
इस सी को उठा के इधर ले आओ, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमारे पास बन गया हाइपरबोला। एक्स वाई माइनस बीटा एक्स माइनस एल्फा वाई प्लस इस कांस्टेंट है, इसको कुछ दूसरा कांस्टेंट बोल दो, इसको के लिख दो, लैम्डा लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये इक्वेशन जो आई है वो किसकी इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसका सेंटर क्या है? सेंटर क्या है? अल्फा कोमा बीटा। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर अल्फा कोमा बीटा होने की वजह से ये चेंजेज आया। सेंटर अगर इसका अल्फा कोमा बीटा होता तो इसकी इक्वेशन आती है एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा क्यों बन गया? ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि जो एसिम्पटोट्स थी वो कौन है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कौन है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या बन गई? इसकी एसिम्पटोट्स बन गई। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्पटोट्स बन जाती है तो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जब सेंटर 0 0 हो। लेकिन सेंटर 0 0 ना होकर अल्फा कोमा बीटा हो तो ये इक्वेशन आती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक हाइपरबोला लिखवाया भी था, तुम लिख लो पहले, आराम से इसको नोट कर लो। जब हम एसिम्पटोट्स केरा निकालने के लिए मैंने कहा था तुमसे, Yes, पहला sir. क्वेश्चन आज का कि एक्स वाई Yes, करके sir. कुछ लिखा हुआ था, माइनस 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही था जो मैंने लिखवाया था। क्या इसके सेंटर बता सकते हो? देख के क्या होगा? 2,3। Yes, sir. गलत जवाब। 3,2. 3,2। जो y का कोफिशिएंट होता है ना वो अल्फा होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो बीटा होता है, और x y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसका सेंटर के बारे में बात करें तो सेंटर होगा 3,2। हालांकि इतनी गेन जानकारियां नहीं पूछते हो लोग, कर भी दोगे वहां पर ही पुट करके कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा कि सेंटर 3,2 था। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन। आगे चलते हैं। ये अपने आप में एक चैप्टर रहता है जब एमएससी करते हैं ना, तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी तो अपनी छोटी छोटी बातें हैं उनको करते हैं। देखो, जो हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में पढ़ा है वही सारी की सारी चीजें, सॉरी, जो हमने हाइपरबोला में पढ़ा है वही सारी की सारी चीजें इसमें भी यूज आने वाली है। क्या यूज आने वाली है? पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। रुको, पहले लिखते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस छोटे वाले का है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे सी टी कोमा सी बाई टी। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। सी टी वन अपॉन सी टी वन लिख सकते हो, सी टी कोमा सी टी लिख सकते हो। दो चाहिए तुम्हें तो सी टी वन सी बाई टी वन सी टी टू सी बाई टी, मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा सेट होना चाहिए। दूसरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इसकी कोई स्लोप फॉर्म में नहीं करना याद, ठीक है ना। एक हाइपरबोला है, उस पे एक पॉइंट है x1 कोमा y1, ठीक है। तो हम कैसे टेंजेंट निकाल देते बच्चों? अगर पॉइंट पता हो तो t इज इक्वल टू 0 लगा इक्वल टू देते हैं। 0। तो एक्स स्क्वायर का तो मेरे को पता था कि x1 लिख देते हैं, x का भी मेरे को पता था कि x प्लस x1 अपॉन 2 लिख देते हैं। एक्स वाई का क्या लिखते हैं? X1y plus XY1 हाँ, upon एक्स वाई का 2. लिखते थे xy1 प्लस x1y बाई 2। ठीक है, लिखो एक्स वाई का क्या लिखना है, xy1 प्लस x1y, यहाँ पर
xy1 प्लस x1y बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो xy1 प्लस x1y इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर तुम्हें पॉइंट फॉर्म में चाहिए है ना, पैरामेट्रिक में चाहिए, तो x1 y1 की जगह पर क्या लिख देंगे अपन? ct cyt। एक बार ये भी पुट कर देते हैं इसमें, x ct प्लस, गड़बड़ हो गया ना, x y1 की वैल्यू पुट करनी है cyt प्लस x1 की कितनी आ जाएगी? ct y इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। c कॉमन ले लो तो x अपॉन टी। देखो एक ऐसा क्वेश्चन आए नहीं है अभी तक, बस मैं तुम्हें करवा रहा हूं, इसलिए अपन कर रहे हैं धीरे धीरे। मतलब कुल मिलाकर वही काम करना है, कोई अलग काम नहीं करना। ना ही तुम्हें ये सब चीजें याद रखनी है कि ये टेंजेंट याद कर लो, सिंपल ये याद रखो, उसके साथ वही कारनामे करते जाओ जो पहले कर रहे हैं अपन। लिख लो आराम आराम से। इसके बाद लिखो इक्वेशन ऑफ ए कोड, बस ये लास्ट पॉइंट है ना, इक्वेशन ऑफ अ कोड विथ गिवन मिड पॉइंट। क्या करें बताओ? हाइपरबोला की इक्वेशन है, एक T कोड की, equals to S1। हाँ x1 y1 है, इसकी इक्वेशन निकालनी। तो जब अगर मिड पॉइंट गिवन है x1 y1, तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू s1, और कर्व की इक्वेशन है xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो s1 क्या होगा बच्चों? x1 पॉइंट पुट कर देते हैं माइनस सी स्क्वायर। t क्या होगा? xy1 प्लस x1y बाई 2 माइनस सी स्क्वायर, ये t हो जाएगा, ठीक है ना, सी स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो xy1 प्लस x1y बाई 2 माइनस सी स्क्वायर, x1y1 माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, x1 प्लस x1y इज इक्वल टू 2x1y1। अब सोरे की बात मान लेते हैं, x1 और y1 को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर x1 और y1 को डिवाइड कर दो। x1 y1 से डिवाइड कर दो। सेपरेट सेपरेट करेंगे तो x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 2। ये एक भी याद नहीं करनी, बस तुम्हें जमाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे से निकल कर आ जाए। तो अपना हो गया चैप्टर खत्म। कुछ क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ अच्छे से ताकि कर सके उनको। लगता है किसी और रजिस्टर में लिखी है। सर बोलो। सर इसका फर्स्ट पॉइंट दिखाना। फर्स्ट पॉइंट में तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखे थे बच्चे अपन ने।
नहीं सर, वो मैं लिख नहीं पाया सर। देखो सी टी कोमा सी अपॉन टी। सर बोलो सर। सर जेई मेन आर्काइव का सर 26th क्वेश्चन करा दो। अभी कुछ है नहीं यार, मेरे को या तो व्हाट्सअप कर दो, मेरे पास ठीक है सर। मॉड्यूल और वर्कबुक दोनों ही नहीं है, नहीं तो मैं भी करता। लिख लिया भाई सो रहे? यस सर। अब लिखो है ना, या तो तब तक व्हाट्सअप करो, तब तक मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें पैराबोला का। मम्मी फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ सर्कल which touches the parabola y is equal to x square plus 1 and y square is equal to x minus। एक सर्किल का एरिया पता करना है जो इन दोनों पैराबोलाओं को टच करता है। सबसे पहले बच्चे पैराबोला की इक्वेशन बनाते हैं ना, इसका बनाते हैं, थोड़ा सिंपल लग रहा है मेरे को। देखो पैराबोला सिंपल यही होता है, y माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ब्रैकेट x माइनस x1, ये होता है ना नॉर्मली, है ना। अब इसमें देखो सेंटर क्या होता है, x1 कोमा y1, है ना, सेंटर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा, 1 कोमा 0। ठीक है भाई तुषार, सेंटर कितना हो गया, 1 कोमा 0। और कैसे बनेगा ये, ऐसे बन जाएगा, सेंटर नहीं सॉरी वर्टेक्स, अभी वही घूम रहा है दिमाग, वर्टेक्स 1 कोमा 0 हो जाएगा। अब इसका कैसे करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर 4a y माइनस y1। तो यहाँ पर x तो 0 हो जाएगा और y 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0,1। ठीक है, तो इसका सेंटर हो जाएगा ऊपर, मतलब यहाँ बन जाएगा ये दोनों टकराएंगे नहीं, एक तो यहाँ बन रहा होगा बच्चे और एक यहाँ बन रहा होगा। अगर अच्छे से बनाएंगे ना तो कभी टकराएंगे। अब क्या कह रहे हैं वो कि हमें एरिया निकालना है सर्किल का जो इन दोनों पैराबोलाओं को टच करते हैं, और कम से कम निकालना है। बड़ा बनाना होगा तो इधर बढ़ाएंगे और बड़ा बना लेंगे, लेकिन हमें छोटा बनाना है क्योंकि एरिया तभी तो छोटा आएगा सर्किल का, तो इनके बीच में बनाते हैं। अब सर्किल का एरिया निकालने के लिए तो बड़ा आसान सा काम होता है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर हमें रेडियस पता लग जाती है तो हम सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। कैसे पता करें इसको, बस हमें एरिया पता करना है। कुछ काम, बस 5 मिनट और दो। सर इन दोनों पे टेंजेंट बना देंगे और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो डायमीटर आ जाएगा। टेंजेंट कैसे बनाए बच्चे, हाँ क्या तो सही रहा है बालक, एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर टेंजेंट बना दो, यहाँ पर टेंजेंट बना दो, लेकिन वो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो सर आपने बताया था कि ये उसके पैरेलल होती है, x इज इक्वल टू वाई के। हाँ देखो दो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल टेंजेंट बना लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक और लाइन बना देंगे ना, ये सिमेट्रिक लाइन होती है y इज इक्वल टू x। ये क्या सभी हाइपरबोला सभी पैराबोला के बीच में बनेगी, नहीं, ये देखो उनके सेंटर सेम आ रहे हैं, बस इसको रोटेट कर रखा है हमने, कुछ नहीं करा, सिंपल रोटेट करा है। इसमें 1,0, इसमें 0,1 है ना। इसका जो मेन तो है ना
ये चीज देखा करो कि इसका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है। इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है 4a को कंपेयर कर देंगे 1 से, तो यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 4a को कंपेयर कर देंगे, इधर भी 1 है, तो ये 4a इज इक्वल टू 1। तो अगर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इक्वल होती है तो वो पैराबोला भी इक्वल होते हैं। लेकिन इक्वल होने का मतलब सिमेट्रिक होना नहीं होता। इक्वल होने का मतलब है कि जो उसका वर्टेक्स है वही वर्टेक्स इसका भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होते हैं। मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो इक्वल होना ही चाहिए, वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए। अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल है ओनली और वर्टेक्स इक्वल नहीं है तो उसको बोल देते हैं कि वो इक्वल पैराबोला है, सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। तो अगर सिमेट्रिक है तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन इसके पैरेलल होगी इन दोनों टेंजेंट की, तो यहाँ से स्लोप तो मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होती है। m हमें पता ही है क्योंकि 1 आने वाला है, स्लोप इसके पैरेलल है तो ठीक है भाई सूर्य कुमार। तो y इज इक्वल टू एक्स, m की जगह Yes, 1 sir. पुट कर देंगे और a कितना आ जाएगा 1/4। तो सिंपल इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। सेम अब इस वाले, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने ना, ये सही लिखा टेंजेंट। देखो मैंने क्या गड़बड़ करा, मैंने गड़बड़ कर दिया कि ये होती है y स्क्वायर इज 1/4 इक्वल लिख टू दिया सर। 4x की। नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की, जबकि हमारे हाँ पास ठीक तो है क्या ठीक है है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। वो 4 है तो ठीक लिखा, 4 इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू ठीक 1/4 तो ठीक लिखा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर टेंजेंट ये नहीं आएगी, यहाँ पर टेंजेंट आएगी y इज इक्वल टू m x माइनस 1 प्लस ए बाई। बस यही छोटी छोटी गलतियां होती है वहां पर और कुछ नहीं होता। m इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, स्लोप 1 आ ही चुका था क्योंकि इसके पैरेलल है y इज इक्वल टू एक्स के, और a की जगह 1/4 पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 3/4। इसको पूरा सोल्व करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। एक लाइन की इक्वेशन आ गई। सेम अब दूसरा पैराबोला लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, नॉर्मल वाले की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4a वाई माइनस वाई वन आ रहा है, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर करना पड़ेगा। तो y माइनस का 1, स्लोप 1 आ गया, a कितना आ रहा है 1/4। तो इसको सोल्व करो बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/4। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे ना तो अपने पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी -3/4। ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब दोनों टेंजेंट की इक्वेशन है तो इनके बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन, वो डायमीटर होगा और उसका हाफ कर देंगे, वो रेडियस आ जाएगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं c1 माइनस c2 3/4 माइनस माइनस 3/4 रूट 1 प्लस 1 है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये सोल्व होगा 6/4 मतलब 3/2 रूट 2। ये डिस्टेंस भी आई और डायमीटर भी आया। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। इसकी रेडियस आ जाएगी 3/4 रूट 2। तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 9/16 इंटू 2, तो 9 पाई/32। ये आंसर आता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। कुछ इस बच्चे ने भेजे हैं, अपन अगली क्लास में करेंगे। सुधांशु बाबू सारे जो भी है ना डाउट भेज दो।
ये तूने भेजे हैं करीबन 10-15 मिनट Okay, लगेगा sir. इसमें। ये तो सर ये आसान दो ही सा है। थे बस वो नॉर्मल की सर, इक्वेशन लिख ले दूसरा तू वाला एक। आसान है, पहला वाला समझ गया। अरे कर देंगे आसान, तू टेंशन क्यों लेता है, बस नॉर्मल की इक्वेशन याद रखो। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन मंडे या संडे के दिन, और फिर एक आध क्लास डाउट लेंगे, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करें। ठीक है। ओके बेटा, 5-4 बच्चे रह गए।